The power of a lens is defined as the tangent of the angle defined as the tangent. The power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges. Good evening. Good evening. By which it converges. Good evening, sir. Good evening. It converges or diverges. By which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical centers, at unit distance from the optical center. At unit distance from the optical center. डायग्राम बनाइएगा, मैं कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी और हमने कहा कि यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है। इसका कॉन्वेक्स का राइट हैंड साइड में ही होता है फोकस। तो एक रे ऑफ लाइट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ऐसे, तो ये इस लेंस से टकराकर ऐसे फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी तो वो बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी। तीसरी रे ऑफ लाइट मैंने फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली तो फिर से ये जो है फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फिर से ये फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक डायग्राम और बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखना ए, इसमें लिखना लार्ज एफ। लार्ज एफ, एफ का मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ। तो लार्ज एफ, यहाँ लिखना स्मॉल बेंडिंग पावर, कॉमा करके लिखिएगा स्मॉल बेंडिंग पावर, स्मॉल बेंडिंग पावर। और इसी तरीके से एक आप और लेंस बनाइएगा यहीं पर नीचे। एक लेंस हमने और बना लिया और यहाँ पर ये कहिए ना कि इसका जो फोकस है वो थोड़ा नज़दीक है, मतलब छोटा है फोकस। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो ये ऐसे, दूसरी रे ऑफ लाइट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस गई तो ये सीधी गुजर जाएगी। तीसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो ये भी आकर फोकस पर जुड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ए लार्ज एफ स्मॉल बेंडिंग पावर, और इधर आप लिख लीजिए बी, फिगर बी। यहाँ पर लिखना स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, एफ का मतलब क्या? फोकल लेंथ। ठीक, यहाँ लिखना लार्ज बेंडिंग पावर, लार्ज बेंडिंग पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखा रखा है जिसका फोकस जो है, जो फोकल लेंथ है वो बड़ा है काफ़ी, तो दिखाई दे रहा है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वही तो फोकल लेंथ होता है। तो एक का फोकल लेंथ काफ़ी बड़ा है
तो उसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम है। कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे होकर कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज तो कर रहा है पर धीरे धीरे कर रहा है कन्वर्ज। और एक जो है उसका फोकल लेंथ जो है वो काफ़ी कम है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस कम है, यानी कि स्मॉल फोकल लेंथ। तो जिसका फोकल लेंथ स्मॉल है वो सारी की सारी रेज एकदम से यहाँ पर वो मतलब इतनी कम डिस्टेंस पर ही सारी की सारी कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है। तो इन दोनों डायग्राम से ये समझ में आता है कि सारे कॉन्वेक्स लेंसेज एक जैसे नहीं हैं, कोई ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, कोई कम कन्वर्ज करेगा। तो ये देखिएगा कि ये इतनी दूरी पर जाकर कन्वर्ज कर रहा है और ये एकदम से इतनी जरा से डिस्टेंस में ही कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी कन्वर्जिंग पावर कम है। तो इसका मतलब जो हम पावर ऑफ अ लेंस की बात कर रहे हैं वो हम कन्वर्जिंग पावर की बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी कन्वर्ज करेगा, कितनी देर में कन्वर्ज करेगा। तो जो फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन इसकी लिखवाई गई है, the power of a lens is defined as the tangent by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. Falling at unit distance from the optical center. तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है जहाँ पर वो कन्वर्ज करता है मतलब रेज ऑफ लाइट को मिलाता है, वही तो फोकल लेंथ होता है। दोबारा सुनिएगा कि वो बोल रहे हैं द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट बाय विच इट कन्वर्जेस। टेंजेंट बाय विच इट कन्वर्जेस का मतलब क्या हो गया कि भाई वैसे तो रे ऑफ लाइट सीधी सीधी जा रही थी, ठीक है, लेकिन कन्वर्ज कर गई कितना एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो टेंजेंट tan थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, हालांकि इसको थीटा नहीं बोलते, डेल्टा बोलते हैं। चलिए मैं एक बार आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ और फिर ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको फोकल लेंथ को डिनोमिनेटर में रखना है। मैं वो बताता हूँ वो भी क्यों कर रहे हैं कि फोकल लेंथ को डिनोमिनेटर में रखकर यूनिट डिस्टेंस कैसे आ रहा है। तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो 10th क्लास में करा था पावर, वो क्या देखा था आपने, 1/f देखा था कि भाई फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए बस, ठीक है, और उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर आ जाएगा। पावर की यूनिट याद है किसी को? डायोप्टर, बिल्कुल सही। तो देखिएगा एक डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पर दोबारा से, जैसे ये वाला है, ये तो इसकी ज़्यादा देर में मिल रहा है और ये कम देर में मिल रहा है, तो इसकी ज़्यादा मतलब इसकी धीमी है पावर, स्मॉल पावर है, क्योंकि ज़्यादा देर में कन्वर्ज कर रहा है, और ये एकदम से सारे तो यहीं के यहीं कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर है, वो ज़्यादा है। तो जरा एक डायग्राम देखिए यहाँ, मैंने ऐसे बनाया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने। उसके बाद देखिएगा कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है इस तरह से, एक रे ऑफ लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये कन्वर्ज हो जाती है, कहाँ से जाएगी, फोकस से ही तो गुजरेगी, ये फोकस से गुजर रही है। अब अगर ये यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ना आता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती, तो ये अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, कितना एंगल डेविएट हो गई अपने पाथ से, डेल्टा, ये अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, डेल्टा। उस एंगल को हमने जैसे यहाँ पर थीटा बोला, थीटा में बोलकर डेल्टा बोल देंगे। तो डेल्टा कैसे होता है, जैसे आपने ये एस बनाया और एस को यहाँ पर घुमा दिया, तो डेल्टा क्या है कि कितना डेविएट हो गई। यही आपको हमने एंगल डेल्टा जो है वो प्रिज्म में भी करा था, एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना वो डेविएट कर रहा है, तो ये डेल्टा हो गया। अच्छा जब ये डेल्टा है तो बेटा ये भी तो डेल्टा ही होगा, ये भी तो डेल्टा ही होगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल क्या है डेफिनेशन, the power of a lens is defined as the tangent by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center। तो आपको इसका टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट निकालने का मतलब क्या होता है, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई, टैन, मेरे को टैन थीटा निकालना है, और यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर डेल्टा है, तो टैन डेल्टा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि टैन डेल्टा क्या हो गया, ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसको h मान लीजिए आप, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन OF हो गया, h अपॉन OF हो गया, ठीक।
और ये जो OF है ये क्या है, ये फोकल लेंथ थी तो है, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f, tan डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f। अब हम क्या करते हैं कि जनरली हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम कितनी हाइट का ले रहे हैं, 1 मीटर का ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना कह देते हैं कि इफ h इज इक्वल टू 1 देन tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन f। आप मेरी बात समझिएगा कि ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो ये किससे आती है, ये ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट ही तो हो गई जिसको मैंने h मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर वो h 1 है तो tan डेल्टा 1 अपॉन f हो जाएगा, और इसी को हम पावर बोलते हैं, तो पावर इज इक्वल टू tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो दोबारा याद रखिएगा ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है। अगर आपको h की वैल्यू 1 दे रखी है तो 10th क्लास में जो आपने पावर करा था ना वो सारा का सारा कंडीशनल ही था, वहाँ पर h की वैल्यू 1 हमने एज्यूम कर लिया, उस वैल्यू को एज्यूम करने के बाद में हमने कहा कि भाई पावर जो है वो सीधा सीधा 1 अपॉन f होती है। समझ गए, क्लियर है? चलिए जी, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि thus power of a lens may also be defined as the reciprocal of its focal length। Thus power of a lens may also be defined as reciprocal of its, thus power of a lens may also be defined as reciprocal of its focal length, reciprocal of its focal length। लिखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। इसमें दो डेरिवेशन है पावर में भी, एक तो आसान सा ही है, दूसरे में थोड़ा सा ट्रिक है, बस वो समझना है, लेकिन लेंथी नहीं है, छोटे छोटे ही हैं डेरिवेशंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, कैपिटल D। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। उसके बाद लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। नेक्स्ट हेडिंग आएगी तो combination of thin lenses। यहाँ लिखें when lenses are used in combination, comma, each lens magnifies the image formed by the preceding lens। Each lens when lenses are used in combination, comma, each lens magnifies the image formed by the image formed by the preceding lens, hence the total magnification M is equal to the
Hence the total magnification produced M is equal to the product of the magnifications produced by individual lenses, comma M1, M2, M3 डॉट टिल MM। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा कि M इज इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट टिल MN। ये हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस देखिए ऐसा होता है कि जैसे कभी चश्मा अगर बनवाते हैं स्पेक्टेकल्स, तो जब अपनी आंखें चेक करवाने जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि वो एक लेंस लगाता है। पहले तो जो चश्मा लगाता है ना, वो ऐसा होता है कि सिर्फ फ्रेम होता है, उसका खाली होता है, उसके अंदर लेंस नहीं लगा होता। फिर उसके अंदर वो एक लेंस लगाएगा, फिर दूसरा लेंस लगाएगा, फिर पूछेगा कि अब क्लियर दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे करके वो पूछते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी के पास में कोई एक लेंस है और वो मान लीजिए आपकी आंखों की जो पावर है वो मान लीजिए 1 डायोप्टर है, उसके पास 1 डायोप्टर का लेंस है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो 0.5 डायोप्टर का लगाएगा और 0.5 डायोप्टर का आगे लगा देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट होता है कि जब भी कभी 2 लेंसेज हैं और हमारे पास एक 1 डायोप्टर का लेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास मान लीजिए 0.25, 0.25, 0.25 के 4 लेंसेज अगर हम एक के पीछे एक लगा देते हैं तो उनका भी टोटल क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। 0.25 का टोटल 1 बन जाएगा अगर 4 बार ऐड करें तो। ऐसे ही 0.5 को अगर 2 बार ऐड करें तो भी 1 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जब भी कभी हमको हमारे पास कोई एक बड़ी पावर का लेंस नहीं होता तो उसको हमको इक्विवेलेंट लेंस हम बना सकते हैं। या मान लीजिए हमारे पास 0.75 डायोप्टर का लेंस नहीं है, हमारे पास 1 डायोप्टर का लेंस है और -0.25 डायोप्टर का लेंस है, तो मैं 1 और -0.25 को भी अगर एक के पीछे एक लगा दूंगा तो उन दोनों का एडिशन 1 - 0.25 कितना हो जाएगा, 0.75। तो इसमें बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल रूल लगता है कि आपको जैसे लेंसेज चाहिए आप एक के पीछे एक लगाते चले जाइए, तो वो 2 या 3 या 4 लेंसेज को जोड़कर जो एक लेंस बनता है उसको हम इक्विवेलेंट लेंस बोल देते हैं। तो यहाँ जो हेडिंग मैंने डाली है इक्विवेलेंट लेंस, इसमें नोट कीजिएगा, इसमें आप नोट कीजिए कि अ सिंगल लेंस व्हिच फॉर्म्स द इमेज पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होता है लेकिन पावर ऐड होती है। मैं अभी उस चीज़ का डेरिवेशन करूँगा। यहाँ पर लिखा अ सिंगल लेंस व्हिच फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a single lens which forms the image of an object at the same position a single lens which forms the image of an object at the
same position as is formed by a combination of lenses, as is formed by a combination of lenses as is formed by a combination of lenses is called an equivalent lens. Is called an equivalent lens. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट. इसी में आगे लिखेंगे इक्विवेलेंट equivalent focal length and power of two thin lenses in contact. Equivalent focal length and power of two thin lenses in contact. तो दो लेंसेज बनाने हैं यहाँ पर इस तरह से. आप बैक टू बैक लगा दीजिए, एक के पीछे एक इनको लगा दीजिए ऐसे. ये दो लेंसेज हो गए, हमने एक के पीछे एक लगा रखे हैं. और ये वर्टिकल एक्सिस बना ली मैंने पहले लेंस की, और ये वर्टिकल एक्सिस हमने बना ली दूसरे लेंस की. फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजार दीजिए ऐसे, और यहाँ पर इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको बोल दीजिए C1, और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको बोल दीजिए C2. C1 और C2, C1 और C2 ये हो गया. अंदर ले लो ऑब्जेक्ट O. ऑब्जेक्ट O से मैंने एक रे ऑफ लाइट ऐसे ही निकाल दी जो कि अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ही जा रही है. तो वो जो भी अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. फिर हमने कहा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई ऐसे, एक रे ऑफ लाइट गई. तो भाई सीधी सी बात है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, यानी कि थोड़ा सा झुकाएगा नीचे की तरफ. तो इसने क्या करा, इसने इसको ऐसे झुका दिया, थोड़ा सा इसको बेंड कर दिया नीचे की तरफ, ऐसे कर दिया बेंड. अब जैसे ही ऐसे बेंड करा तो भाई ये फिर से दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इसको और ज़्यादा बेंड कर देगा. तो ये इसने इसको और बेंड कर दिया. इसने इसको और बेंड करके इमेज को यहाँ बना दिया. ठीक है, एक मिनट. हेलो जी, नमस्कार सर. 1 मिनट में कर रहा हूँ जी आपको. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके. तो ये देखिएगा कि इसने यहाँ पर क्या करा कि थोड़ा सा इसको डेविएट करा, इमेज यहाँ पर बना दी. ये ऑब्जेक्ट है, फाइनल इमेज तो यहाँ बन रही है. लेकिन अगर मैं सिर्फ इस लेंस की बात करूँ तो अगर ये दूसरा लेंस रास्ते में ना आता तो इसकी इमेज कहाँ बनती, ऐसे बनती. तो ये हो गया आई डैश. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, u. ये वाला डिस्टेंस तो हो गया u. ठीक है, अच्छा
जब ये मैं सिर्फ इस वाले लेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस वाले लेंस के आगे रखा हुआ है ना, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो तो हो गया u। अच्छा, अगर ये दूसरा वाला लेंस ना होता तो पहले वाले लेंस की वजह से ही तो इमेज यहाँ पर बन रही है, तो वो इमेज डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? पहले वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से मैंने अगर डिस्टेंस निकाला यहाँ पर y डैश तक का, तो उसको मैं बोल दूंगा v डैश, क्योंकि फाइनल इमेज तो है नहीं, फाइनल इमेज को तो हम v बोलते हैं, तो ये v डैश हो गया। और अब क्या करिए कि फाइनली इमेज यहाँ बन रही है, तो ये जो इमेज बन रही है ये बन रही है इस वाले लेंस की वजह से, दूसरे लेंस की वजह से। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस निकालना, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस निकालेंगे, वो हो जाएगा v, वो हो जाएगा v। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, समझ गए कि नहीं? ठीक, तो u ये हो गया, v डैश हो गया ये पहले वाले के ऑप्टिकल सेंटर से i डैश तक का डिस्टेंस, और ये जो इतना सा है दूसरे वाले के ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस, दैट इज v। तो ये 3 टर्म्स हो गई। अब उसके बाद आप नोट करिए F नहीं होगा इसमें? f होगा ना, f ही तो निकालना है। f मेरे को पता है क्या है, मैं f इसमें इस वजह से लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे जो दोनों लेंसेज जुड़े हैं ना, इनके कॉम्बिनेशन से जो नया फोकल लेंथ आएगा वो निकालना है मुझे, और वो फोकल लेंथ आते ही उसका रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास पावर आ जाएगी। ठीक है ना, वो करना है। 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ।
चलिए जी, अब देखिएगा इसमें लिखिएगा यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला using thin lens formula for first lens using thin lens formula for first lens के लिए अगर हम thin lens formula यूज करते हैं तो वो हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू, मैं ये कहता हूँ कि पहला वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ मैंने f1 बोल दिया, उसका फोकल लेंथ f1 है, तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या होता है लेंस थिन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, तो 1/v ना लिखकर आप क्या लिखेंगे 1/v डैश माइनस 1/u, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1/v डैश माइनस 1/u। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पहले वाले लेंस के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u है, और सिर्फ पहले वाले लेंस को कंसीडर करें तो इमेज क्या बन रही है v डैश, ठीक है। अच्छा, अब ये जो v डैश है ये दूसरे वाले लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे वाले लेंस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो आप लिखें यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला for second lens तो सेकंड वाले लेंस के लिए जब थिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेकंड वाले लेंस के लिए ये जो v डैश है ना ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसके लिए हमारा फोकल लेंथ क्या हो गया सेकंड वाले का 1/f2 इज इक्वल टू, और जो फाइनल इमेज है सेकंड लेंस की फाइनल इमेज कितनी बन रही है v, उसका डिस्टेंस v है, तो 1/v माइनस 1/v डैश, आप ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे v डैश लिख देंगे 1/v माइनस 1/v डैश। अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। दोबारा बोलो। साइन कन्वेंशन, हाँ साइन कन्वेंशन लगा। आप ये देखिएगा कि ये जो v डैश है, ये v डैश हमारा पूरा का पूरा ये राइट हैंड साइड पे था। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्या है कि साइन कन्वेंशन यूज़ करके ही हम इस डेरिवेशन तक पहुँचे हैं, समझ गए। तो उसके बाद जब फार्मूला जब हमारे पास आ गया तो फार्मूले में साइन कन्वेंशन पहले से लगा हुआ है, समझ गए। तो इसलिए सीधा सीधा सिर्फ वैल्यू रखनी होती है, v की वैल्यू और u की वैल्यू रखनी होती है उसमें, समझ गए। हाँ मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास इमेज जो है वो वर्चुअल भी बनती है और इरेक्ट भी वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है, तो दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं सीधा सीधा थिन लेंस फॉर्मूला को लगा रहा हूँ, अभी मैंने उसके अंदर उसकी वैल्यू नहीं डाली है, नहीं समझे मेरी बात को, है ना। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक नया फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, ठीक है। हाँ अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे वैल्यू दे दी जाती कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ है, तो वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे दिया जाता, तो फिर आप इस u की जगह -10 लिखते, ठीक है ना। लेकिन u को तो u ही लिखा रहने दीजिए, ठीक। अच्छा क्या करूँगा, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, माइनस 1/v डैश और प्लस 1/v डैश कट गया, 1/f1 प्लस 1/f2। तुम्हारी डेट शीट आ गई थी ना कीबोर्ड की,
कब से नहीं बताया था तुमने? 29 से शायद। और सेकंड को है फिजिक्स का। नॉट श्योर सर, पहला सेमेस्टर का है। अच्छा, चलिए जी। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। सर 3 को 3 को है ना, 3 को है और पूरा सारा सिलेबस आ रहा होगा सब कुछ। अच्छा, जैसे सर पहले 2 चैप्टर जो है फिजिक्स के, कैपेसिटेंस वाला और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनके नोट्स की वो है आपके पास पीडीएफ? मेरे पास कैपेसिटेंस वाले की पूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले की तो जहाँ तक है तो भेज देंगे। है, देख लो। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि मेरी डेट आ गई है, आज की तारीख 23 को, 23 को, 23 दिसंबर का। अच्छा चलो, फिर भी इन्होंने आप पर थोड़ा सा रहम दिखाया है। इन बेचारों के तो 29 से ही एग्ज़ाम है, अभी कुछ दिन पहले तो ख़त्म हुए और प्री बोर्ड अचानक से। 11 दिन का अंदर था सर यूटी हो गया। सर हमारे तो खत्म नहीं हुए, डेट अभी हमारे चल रहे हैं। क्या भाई? चलिए, मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा जो स्पीड दिखा रहे हैं ना, तो इसका मतलब शायद यही है कि कहीं से पता चल चुका होगा कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो शायद तभी होंगे 15 फरवरी से ही होंगे। 15 फरवरी से होने का मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 1 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो जाए। शायद इस वजह से स्पीड दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सब नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे, अब अचानक से एकदम से कुछ बूस्ट लिया है इन्होंने। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी थोड़ा सेफ साइड पर हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के बिल्कुल आखिरी चरण में हम चल रहे हैं और इसके बाद आपका एक ही चैप्टर बचता है, वेव ऑप्टिक्स बचता है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो खतरनाक वाला चैप्टर है तो वो तो यही था बस, तो वो भी बहुत बड़ा नहीं है। और जो बाकी हैं, डुअल नेचर हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, एटम्स हो गया, छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे मतलब वाकई में छोटे छोटे, 2-2 या 3-3 दिन के, बस उससे ज़्यादा भी नहीं। चलिए जी, अब आप ये कहिएगा, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पर लिखेंगे फॉर द combination of for the combination of thin lenses in contact, if small f is the equivalent focal length, if small f is the equivalent focal length, if small f is the equivalent focal length, then then 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो जो दो लेंसेज हैं अलग अलग, उनकी इमेज बस जब बन रही है तब मैंने उनको ऐड करके देखा, तो 1 upon f1 प्लस 1 upon f2 ये भी 1 upon v माइनस 1 upon u के बराबर आया। और अगर मैं मान लूँ कि ये जो दो लेंसेज हैं, इन दो लेंसेज की वजह से एक नया लेंस बन गया, इक्विवेलेंट लेंस बन गया, तो उसके लिए मैंने बोला कि हमारा जो कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो अगर f है तो 1 upon v माइनस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon f। तो आप ये करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. 1 upon f1 plus 1 upon f2 ये हो गया। ठीक है, अच्छा अपनी ना मेरे को डेट शीट भेज देना रुद्रांश, ठीक है, व्हाट्सएप कर दो। 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2, therefore combined power of such a combination, combined power of such a combination 1 upon f
फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल तो पावर कहलाता है, तो ये पावर होगी पहले वाले लेंस की, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो गई, पावर हो गई, सॉरी ये तो पावर हो गई कंबाइंड लेंस की, और ये पावर हो गई फर्स्ट लेंस की, ये पावर हो गई सेकंड लेंस की। दिमाग में ये आता है कि यहाँ पर 1/f, 1/f1, 1/f2, तो हमने तो जो मेन फॉर्मूला देखा था उसमें तो h/f था ना, ठीक है। तो h/f था, तो मैंने कहा कि भाई मैं सेम ही कंडीशन लेकर चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसके लिए भी h/f, इसके लिए भी h/f1, इसके लिए भी h/f2। तो ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन पर रखा हुआ है तो h वो तो सबके लिए सेम ही होगी ना हाइट उसकी, तो आप थ्रू आउट h कॉमन लेकर काट भी सकते हैं उसको, तो इसलिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इसलिए ले लिया जाता है, ठीक है। Similarly, for n thin lenses in contact, similarly, for n thin lenses in contact, one upon f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus dot 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 1/fm, or P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus dot 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 till Pn. ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये वाला जो था, ये वाला हमने किसके लिए करा था कि थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, मतलब थिन लेंसेज अगर कांटेक्ट में हो, चिपके हुए हो, एक के पीछे एक लगे हुए हो, ठीक है, ये तो उसके लिए था थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। और अब मैं कर रहा हूँ ये थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। Thin lenses separated by a small distance. तो यहाँ पर लिखिएगा consider two thin lenses L1 and L2 of focal lengths separated two thin lenses L1 and L2 of focal lengths L1 and L2 of focal lengths F1 and F2 of focal lengths F1 and F2 separated by a distance small d separated by a distance small d। तो एक छोटा सा डिस्टेंस स्मॉल d हमने लिया, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा यहाँ पर एज शून।
डायग्राम बनाइए इसका। ये तो लेंस L1 हो गया, ये लेंस L2 हो गया, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोल दो ऑप्टिकल सेंटर को बोल दो C1, इसके ऑप्टिकल सेंटर को बोल दो C2। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट को O ऐसे बोल दिया, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। ये वाला पॉइंट हो गया A, तो ये थोड़ा सा डेविएट होगा, इतना हो गया डेविएट, इतना डेविएट हो गया भाई, थोड़ा तो वो उसको करेगा ना कन्वर्ट, तो वो इतना हो गया। इतना होने के बाद में फिर आप इस रे ऑफ लाइट को ऐसे सीधा बना देंगे कि अगर ये दूसरा लेंस आया ही ना होता तो ये कितना डेविएट करता है इसको ऐसे, Δ1 दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, Δ1, ठीक है। तो ये Δ1 हो गया। उसके बाद देखिएगा ये Δ1 हो गया। फिर हमने कहा कि यहाँ से फिर फर्दर, मतलब अगर ये ना आया होता, ये वाला लेंस ना आया होता तो ये रे ऐसे जाती सीधी, ये लेंस आ गया, ये इसने डेविएट करा, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल को बोल दीजिए Δ2, इस एंगल को बोल दीजिए Δ2। Δ1 हो गया, Δ2 हो गया, और इन दोनों का एक एवरेज लेंगे। ये वाली जो हाइट है, इस वाली हाइट को मान लिया H1, और ये जो इतनी सी हाइट बन रही है, इस वाली हाइट को मान लिया H2, और इधर बीच में एक हमने हाइट ले ली, बीच में एक हमने पॉइंट ले लिया, और ऐसे करा कि फाइनली तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, अगर इसको मैंने ऐसे पीछे एक्सटेंड कर लिया तो ये इनिशियल हमारे पास इंसिडेंट रे थी और ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है। तो इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। तो इतना, ये Δ1, ये डेल्टा, ये Δ2, ये H1, ये H2, इतना बना लीजिए। और ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन को यहाँ बना लेना ऐसे ऐसे, ठीक है। इतना बनाकर छोड़ दीजिए डायग्राम। इसकी डेरिवेशन में बस थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक लगाकर समझाता हूँ अगली बार समझाता कि जब भी कभी हमारे पास दो लेंसेज होते हैं और वो उनमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है तो पावर ऐसे ही ऐड नहीं होगी, मतलब सिर्फ P1 + P2 नहीं होगा, उसमें फिर ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D, और दोनों पावर मल्टीप्लाई भी होगी वहाँ, ठीक है। वो बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल से मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, तो आप रेडी रहिएगा। मैं आपको वही 9 बजे के आसपास ID पासवर्ड भेज दूँगा, 40 मिनट की होगी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। चलिए, ओके। हाँ जी, बोलिए। दूसरी लाइन पीछे आपने डाटा बोला, कौन सा नाम? तो अच्छा, ये वाला, इसको CD बोल दीजिए, CD। जी सर, दूसरे चैप्टर के जहाँ तक गए ना वहीं तक कर फर्स्ट वाला नहीं, दूसरे का भी आपने कह रहे हैं ना, पुराने जहाँ तक है वहीं तक कर। हाँ ठीक है, मैं मुझे ऐसा ध्यान में नहीं दिया भी करते हो नहीं, नॉट श्योर तो मुझे चलो ठीक है, नहीं ओके। हम तो 1 मिनट वेट करिए, कॉइन भी है, 1 मिनट वेट करिए। हाँ जी सर। हंसराज तुम भी रुकना 2 मिनट। हाँ अक्षत 1 मिनट रुक जाइए, बस बता रहा हूँ। इस वाले को मैंने C बोल दिया, इस वाले पॉइंट को C, इस वाले को D। मैं कंप्लीट करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम ऑलरेडी C से डिनोट कर रहे हैं ना, तो उसको भी C से रखें। हाँ, ये क्या है कि ये C1 है इसका और ये C2 है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो C1 है ना, ये इस कॉम्बिनेशन का C बन जाएगा, तो इसलिए C जो लिखा है वो ठीक लिखा है, ठीक है। और ये जो D पॉइंट है, दिस D पॉइंट के यहाँ पर फाइनल जो है डेविएशन हो रहा है, इसलिए ये D उसके लिए है, ये ABCD वाला नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ एक्सप्लेन इसको। चलिए, ओके जी, ओके ओके।